गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 2 प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। पहले वाले पार्ट में हमने आईएमएफ को पूरी तरह से डिस्कस करा है, तो प्लीज उसे देखते हुए आइएगा। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कहानी जब शुरू करेंगे तो आपको बताएं कि इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप को जब सेटअप किया गया था ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो भी इकोनॉमीज बिल्कुल खराब हुई थी, दिक्कत हुई थी, उसको रीबिल्ड करने के लिए सेटअप किया गया था। लेकिन धीमे 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 इसका एम्फेसिस, इसका रोल थोड़ा सा बदला और अब इनका ये होने लगा कि हम किस तरह से डेवलपिंग इकोनॉमीज में डेवलपमेंट और लेकर आए, है ना। जो इकोनॉमीज डेवलप कर रही है उसमें और डेवलपमेंट लेकर आए। जो गरीबी का इशू है, कुछ गरीब देशों में जैसे एशिया के और अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, उनके अंदर गरीबी कैसे हटाई जाए, ठीक है। तो करता क्या है, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है डेवलपिंग कंट्रीज को। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको पैसा देता है, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कैसे? अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, अलग अलग अपने सिस्टर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं उनके माध्यम से। और ये काफ़ी अच्छा रोल निभाता है गरीबी को हटाने में, एजुकेशन को बढ़ावा देने में, पब्लिक हेल्थ के लिए, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने की बात हो, प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की बात हो, या सोशियो वेलफेयर जो है कंसिडरेशन को ध्यान में रखता है, जैसे कि स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, डैम्स वगैरह। तो सब कुछ आप देखते होंगे ना कि वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस मिली है सरकार को यहाँ से, उसके बाद सरकार काम कर रही है, तो हर एक फील्ड में काम करता है। अब बात आती है कि क्या ये पूरी तरह से वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर आता है? तो नहीं। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये वर्ल्ड बैंक ड्रिवन नहीं होते, बट सरकार जो होती है वो वर्ल्ड बैंक के साथ चीजें करती हैं। और वर्ल्ड बैंक यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, उनको पैसा देता है, समझे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझिएगा ये कोई यहाँ पे जो है, एंड दस डज नॉट कम विद कंडीशनैलिटीज एक्सेप्ट दैट द प्रोजेक्ट फॉर विच असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड इज कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल। तो इसमें कोई और कंडीशन नहीं होती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। बस इतनी बात होती है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए भी वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, उस प्रोजेक्ट को उस टाइम पे कंप्लीट कर दो जिस टाइम तक के लिए आपने कहा और पैसा लिया, ठीक है। अब देखिए, जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तो फंडिंग देते देता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी फंडिंग देता है, एनजीओस को भी देता है, कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी देता है, डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज देता है। और ये सारे लोग जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क में कंट्री के अंदर जो भी इन्वॉल्व होते हैं, उन सब को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो ये देता है ना, वो आईएमएफ से विपरीत इस मामले में है कि ये कमर्शियल बोरोइंग नहीं है, समझे, बट एक कंसेशनल, एक रीपेबल ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। देखिए, जो हम पार्ट 1 जब हमने पढ़ा था तो हमने आपसे बताया था कि जो आईएमएफ है, जब ये पैसा प्रोवाइड करता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर जो वर्ल्ड बैंक है ये पैसा प्रोवाइड करेगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, समझे इस बात को। तो ये कुछ कहानी है इसकी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्ल्ड बैंक के अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा कौन कौन से हैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस। तो पहला है IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक। दूसरा जो है इसके अंदर वो है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक। तीसरा जो है वो है IFC, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथा जो है इसके अंदर वो है MIGA, मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एग्रीमेंट। और उसके बाद है पांचवा, वो है ICSID, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो प्लीज इनको याद रखिएगा, इन पांचों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए, जो पहला वाला था ना IBRD, ये क्या, इसका ध्यान किसमें है? इसका मेन फोकस होता है कि हम कैसे गरीबी को हटाएं, मिडिल इनकम क्रेडिट वर्दी रिलेटिवली जो पुअर कंट्रीज हैं,
ठीक है, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनमें हम कैसे गरीबी को हटाएं, इनकम को जनरेट करके, ऐसी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स उठा के कैसे हम उन देशों में से गरीबी हटा सकते हैं। अब जो दूसरा वाला है आईडीए, आईडी क्या काम करता है? आईडी काम करता है जो पूरेस्ट 70 इकोनॉमी, जो सबसे करीब 70 देश हैं, जैसे कि जिसमें आपका 35 कंट्रीज अफ्रीका की आती हैं, है ना, जिनकी पर कैपिटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो 1165 यूएस डॉलर से भी कम है। तो ऐसी इकोनॉमीज को असिस्टेंस देता है कि भैया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए असिस्टेंस देगा, पब्लिक हेल्थ के लिए, साथ में जो सोशल सेक्टर्स हैं उनके लिए। और जो असिस्टेंस दी जाती है ये यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री होती है, इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता, इंटरेस्ट फ्री होती है, और रिपेमेंट पीरियड भी बहुत लंबा होता है, 35 से 40 ईयर्स तक का होता है। तो समझ रहे हैं, अच्छा खासा हो गया। उसके बाद देखिए जो तीसरा वाला है आईएफसी, आईएफसी क्या करता है? आईएफसी यहाँ पे टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस को डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसा प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है, स्पेशली कहाँ पे? स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। और जो MIGA है, मतलब ये जो हमने फोर्थ वाला डिस्कस किया था, मतलब जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी अग्रीमेंट है, MIGA यहाँ पे प्रोवाइड करता है गारंटी पॉलिटिकल रिस्क की टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को ये पॉलिटिकल रिस्क की गारंटी देता है। वाइल जो आखिरी वाला है ICSID, ठीक है, ICSID जो है ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में, ठीक है, जो भी दिक्कतें आती हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको यहाँ पे रिजॉल्व करता है। तो हमने ये पांचों इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे अच्छे से बात करी। अब बात आई कि वर्ल्ड बैंक के मेजर रोल की। तो मेजर रोल अब आप समझ गए होंगे अभी तक इसके सारे इंस्टीट्यूशंस का मेनली क्या ध्यान है कि भाई पॉवर्टी को हटाएं। तो मेजर रोल इसका जो है वो इरेडिकेशन करें, कंप्लीट तरीके से हटाएं पॉवर्टी को अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में, और साथ में पॉवर्टी जो है उसे ग्लोबल इशू बताएं भैया कि ये पूरे वर्ल्ड का इशू है, गरीबी हटनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक या ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऐसी नहीं है जहाँ पे गरीबी हटानी चाहिए, हर जगह से गरीबी हटानी चाहिए। समझे? इनकी खुद की एक डेफिनेशन है पॉवर्टी की कि भाई जो लोग 1.25 यूएस डॉलर पर डे से कम में जी रहे हैं उसका मतलब कि वो भाई गरीब हैं, सीधी सीधी बात है। समझे ना? अब देखिए ये जो है वो कंट्री लेवल पेपर्स भी प्रिपेयर करता है डेवलपिंग कंट्रीज को लेके, है ना, कि भाई उनकी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, गरीबी को कैसे हटाया जाए एक सस्टेन मैनर में, कि भाई लॉन्ग टर्म में चीज़ें खत्म रहें तो खत्म हो जाए, गरीबी एकदम खत्म हो जाए। उसके साथ ये इकोनॉमीज को कहता है कि भैया आप किस तरीके से जो है ग्रोथ कर सकते हो अपने यहाँ, कि भाई असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सरकार को, कम्युनिटीज़ को, कि भैया आप ऐसे ऐसे करिए, अच्छे अच्छे कदम उठाइए। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जिनका नाम है डेविड मैल्पस, ठीक है, डेविड मैल्पास, इन्होंने रिसेंटली कहा कि जो वर्ल्ड बैंक है ये यहाँ पे $6 बिलियन, समझ लो कितना पैसा हो गया, $6 बिलियन की एनुअल लेंडिंग करेगा, और ये टारगेट इंडिया के लिए रहेगा ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो और पॉवर्टी से, गरीबी से ये देश उठ सके। और 2020 में क्या हुआ कि 97 प्रोजेक्ट जो थे वो करेंटली एग्जीक्यूट करे गए, जिसमें लोन मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से, है ना। ये तो कि नॉर्मल न्यूज़ की बातें हैं। आरबीआई ने भी अभी रिसेंटली सब्सक्राइब करा है स्पेशल प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स को, जो कि वर्ल्ड बैंक ने इशू करे थे। वर्ल्ड बैंक ने क्या इशू करे थे? वर्ल्ड बैंक ने इशू करे थे स्पेशल प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स, इसे यहाँ पे इन्होंने सब्सक्राइब करा है आरबीआई ने। और इससे क्या होगा, इसको सब्सक्राइब करने से इंडिया जो है अब एलिजिबल हो जाएगा कि अब और ज़्यादा बोरिंग कर सकता है वर्ल्ड बैंक से। उसके बाद ये स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज मतलब सोर्स भी देता है कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट को यहाँ पे अगर आपको मीट करना है। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो प्लीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स है करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने का। उसके साथ इसने एक कैटास्ट्रोफिक रिस्क डिफर्ड ड्रॉ डाउन ऑप्शन भी सेटअप करा है। इसमें करीब 500
मिलियन $US का कॉर्पस है कि इसलिए है कि जो मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं, जो डिजास्टर की वजह से अफेक्ट कर जाती हैं, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है असिस्टेंस दी जा सके। क्लियर। अब इन्होंने जो है ना, जो ग्लोबल क्राइसिस आई थी उसके बाद भी काफी अच्छा जो है रोल निभाया था। इसने उस समय भाई वल्नरेबिलिटी फाइनेंसिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करा था विद इन दी IDA, जो दूसरा वाला इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने जो है वल्नरेबल फाइनेंशियल फैसिलिटी को भी इस्टेब्लिश करा था कि भाई इससे क्या था कि इससे फटाफट से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही थी। सोशल रिस्पॉन्स फंड, रैपिड सोशल रिस्पॉन्स फंड भी था इनके पास में कि भाई अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी में कोई सोशल नीड्स, कोई ज़रूरत है लो इनकम इकोनॉमीज को, तो उनको प्रोवाइड करी जाए सोशल नीड्स। उसके बाद ये जो ग्रुप है ये फंडिंग देता है कि भाई देखो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए प्रॉपर रहे, स्टेबल रहे, डिलीवरी हो, कुछ जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज के बीच में वो प्रॉपर हो सके। उसके बाद प्रॉपर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है उसको रिव्यू भी करता है, डेप्थ मैनेजमेंट इकोनॉमीज का भी जो है ये करता रहता है, ताकि भाई जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए यूजफुल हो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज के लिए, कि प्रॉपर पॉलिसी वो लोग भी बना सकें। तो सारे के सारे एक अच्छे अच्छे काम करता है, काफ़ी पैसा वगैरह देता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। ADB काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसमें यहाँ पे 68 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर्स हैं। इसमें US और जापान, इन दोनों कंट्रीज का सबसे ज़्यादा शेयर है। अब देखिए ये अपने कैरेक्टर में तो एशियन है, ठीक है, बट इसका जो फोकस है ना वो रीजनल कोऑपरेशन में है अमंग द एशियन एंड पैसिफिक रीजन, ठीक है, एशियन और पैसिफिक रीजन्स के बीच में। अब बात आई ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य क्या है भाई पैसे का, है कि भाई देखो गरीबी को हटाना है एशियन कंट्रीज से, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है जिसमें सोशल डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, उसके साथ इंफॉर्मेशन वगैरह जो है दी जा सके सबको, रीजनल इंटीग्रेशन ज़्यादा हो, सब मिलजुल के काम करें यहाँ पे। तो करता क्या है ये यहाँ पे असिस्टेंस देता है, को फाइनेंस करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है अपनी मेंबर कंट्रीज को, ठीक है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो पार्टनरशिप करता है इकोनॉमीज के अंदर, बट प्राइवेट सेक्टर के साथ भी करता है, NGOs के साथ भी करता है, ऐसे जो लोग पॉवर्टी एलिवेशन में अपना रोल निभा रहे होते हैं, इंगेज होते हैं, उन सब के साथ ये पार्टनरशिप करता है। अब देखिए जो तीनों ही मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये तीनों ही का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। क्योंकि भैया इन सब का उद्देश्य क्या है? गरीबी को हटाना, क्योंकि गरीबी एक ग्लोबल इशू है, इनका ये मानना है, और सबसे बुरी चीज़ है एक हमारी ह्यूमन प्रजाति के लिए, मैनकाइंड के लिए, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। और ये गरीबी कुछ ही जो कंट्रीज में है उनसे तो बिल्कुल ही हटाना है। इसको तो हटाना भी छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ा इशू है, सबको एक साथ आना पड़ेगा। रिसोर्सेज की बात हो चाहे एफर्ट्स की बात हो, सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी गरीबी हटाई जा सकती है। और ये इन लोग का रोल बहुत अच्छा है कि भाई इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है ग्लोबल क्राइसिस के बाद। इन्होंने एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया, सिर्फ रेगुलेट नहीं करा बल्कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए भी कंट्रीज के बीच में काफ़ी एफर्ट्स लिए। तो आप ये कह सकते हो कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बड़ा काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे, जितना इन्होंने पास में किया उससे बहुत अच्छा करेंगे। और मैं बताऊं आपको कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस है उससे काफ़ी आगे जाएंगे, है ना, कि भाई यहाँ पे पहले ही लगता था ना कि सिर्फ और सिर्फ US की तरफ है लोग, इनका ज़्यादा ध्यान है इसकी तरफ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के तौर पे इमर्ज होकर आएंगे, जो पहले देखने को नहीं मिला है वो आगे भी मिलेगा और दिखना शुरू हो गया है। अब मेन मेन बातें जान लेते हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। और इसका जो सपोर्ट है इंडिया को जो सपोर्ट है उसका उद्देश्य ये है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना, कैसे इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़े, जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होने लग जाएं, ग्रोथ हो हमारे यहाँ लो इनकम स्टेट्स की, और जो भी इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज की चैलेंजेस हैं वो भी यहाँ पे ख़त्म हो सकें, फेस कर सकें, सॉल्व हो सकें, ठीक है। तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताते हैं। देखिए
जो फोर्थ ब्रिक की सबमिट हुई थी, ब्रिक्स की बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये जो फोर्थ ब्रिक्स की सबमिट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर 2012 में, उसमें ब्रिक्स के लीडर्स जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसके लीडर्स ने यहाँ पे कहा कि भाई हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक को, ताकि रिसोर्सेज वगैरह को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स के ब्रिक्स के अंदर उसे हम लोग मोबिलाइज कर सकें रिसोर्सेज को, ठीक है, या दूसरी कुछ इकोनॉमीज हैं ब्रिक्स के अलावा वहाँ पे भी मोबिलाइज कर सकें, एज वेल एज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे भी जो है मोबिलाइज कर सकें रिसोर्सेज को, समझे। तो इन्होंने डायरेक्ट करा फाइनेंस मिनिस्टर्स को कि आप एक काम करो, आप देखो कितना ये सही रहेगा कि अगर हम लोग ये इनिशिएटिव उठाते हैं तो कितना सही रहेगा। अपने अपने आके फाइनेंस मिनिस्टर्स इन्होंने कहा कि आप एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेटअप करिए और आगे देखिए समझिए, और हमको अगली सबमिट जब होगी मतलब अगले साल 2013 में, तो आप हमको बताइएगा कि क्या हम ये सेटअप करें, हमारे लिए अच्छा आइडिया होगा। ठीक है, काम पे लग गए, सारे फाइनेंस मिनिस्टर काम पे लग गए और रिपोर्ट बनाई फाइनेंस मिनिस्टर्स ने 5th ब्रिक्स सबमिट में, जो कि डरबन में हुई थी, ठीक है, 2013 में। तो सारे लीडर्स ने अग्री कर दिया कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमें न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए इस रेफरेंस में, ठीक है। सबने मान लिया और कंट्रीब्यूशन करने लगे इस बैंक के अंदर कि देखो कंट्रीब्यूशन जो होगा सब्सटेंशियल होगा, इतना सफिशिएंट हो कि भाई आगे फाइनेंस जब हम करें इंफ्रास्ट्रक्चर को तो कोई दिक्कत ना हो। तो आप कहोगे कि मैम इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर, चाइना में। उसके बाद एक साल बाद की बात है 2014 में, जब ब्रिक्स की 6th सबमिट हुई, ठीक है, तो 6th सबमिट हुई ब्रिक्स की, जो हुई थी आपकी फोर्टलीजा में 2014 में। तो लीडर्स ने यहाँ पे तब अग्रीमेंट को साइन करा और कहा कि ठीक है एस्टैब्लिश करो इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को। तो याद रखना कि 6th ब्रिक्स सबमिट को यहाँ को साइन हुआ है 6th ब्रिक्स सबमिट में। और यही जो फोर्टलीजा डिक्लेरेशन के अंदर क्या हुआ कि जो लीडर्स थे इन्होंने कहा कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये यहाँ पे जो कॉपरेशन है ब्रिक्स के बीच में, ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में, और मजबूत बनाएगा। उसके साथ हम मल्टीलेटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाएंगे ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट हो सके। हम जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक सस्टेनेबल, एक बैलेंस ग्रोथ चाहिए, उसमें हम सारी कंट्रीज मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। बैंक यहाँ पे क्या करेगा, ये बैंक टेक्निकल असिस्टेंस देगा उन प्रोजेक्ट्स को जिसे यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है सपोर्ट करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन में इंगेज रहेगा, कल्चर पर्सनल एक्सचेंजेज में, कि भाई पर्पस ये है कि हम किस तरह से इन्वायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी भी पा सकें। तो काफ़ी अच्छे अच्छे उद्देश्य हैं। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि एनडीबी के ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि भाई डेवलपमेंट लेकर आना है मेंबर कंट्रीज के बीच में, ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट हो, उसके साथ कॉम्पिटिटिवनेस जो है प्रमोट हो और जॉब भी क्रिएट हो सके, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो इन डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो ये सारे कुछ नॉर्मल नॉर्मल जो चीज़ें हैं जो कॉमन है अक्सर, वो सारा कुछ इसके उद्देश्य है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो अपना काम, अपना पर्पस को फुलफिल करने के लिए इस बैंक ने क्या करा, तो बैंक यहाँ पे सपोर्ट करता है पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को, है ना। कैसे सपोर्ट करता है, लोन देता है, गारंटी देता है, इक्विटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखिए जो ये फोर्टलीजा डिक्लेरेशन हुई थी ना, इसके हिसाब से बैंक जो है इसकी जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो ऑथराइज कैपिटल थी वो थी 100 बिलियन यूएस डॉलर की, और जो इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी वो यहाँ पे आपकी 50 बिलियन यूएस डॉलर थी। और ये जो 50 बिलियन यूएस डॉलर थी ना, ये किसमें शेयर हुई थी, शेयर हुई थी अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स। जो शेयर किया था, जो फर्स्ट शेयर किया था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, वो यहाँ पे रशिया से थे, और जो फर्स्ट शेयर थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये ब्राज़ील से थे, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बैंक के थे वो इंडिया से थे, और हेडक्वार्टर्स बैंक का ये शंघाई के अंदर है, मैंने आपको बताया चाइना में। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक अफ्रीका रीजनल सेंटर शैल बी एस्टैब्लिश इन साउथ अफ्रीका कॉन्करेंटली विद द हेडक्वार्टर्स। अभी देखो जो इनॉग्रल मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इसे चेयर करा था रशिया ने, और ये हुई थी यूएफए यूफा समिट में ऑन 7 जुलाई 2015 में, जब बैंक
फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया एक लीगल एंटिटी के तौर पे। किसके तौर पे? एक लीगल एंटिटी के तौर पे। अब इस मीटिंग के टाइम पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट का, जिनका नाम मिस्टर के.वी. कामत है, उसके साथ जो है, इनके साथ जो है 4 वाइस प्रेसिडेंट्स थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह भी हुए थे। सबका अपॉइंटमेंट हो गया था इस मीटिंग में। और आगे ये, एट द साइनिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब MOU विद द शंघाई म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट। ये सब कुछ कब हुआ? 27 फरवरी 27 ऑफ फरवरी 2016 में। और इसी के साथ जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था, ये यहाँ पे ऑपरेशनल हो गया, फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। उसके बाद 2016 की ही बात है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि बैंक के थे, इन्होंने लोन्स को अप्रूव करा, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस 1.5 बिलियन US डॉलर की थी और उन प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया जो कि ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में है और ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में है। तो हमने आपको सब कुछ बता दिया कि आखिरकार कैसे क्या किया गया, किन प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया और कैसे क्या हुआ, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की एग्जिस्टेंस आखिरकार आई कैसे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये भी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे चाइना ने शुरुआत की थी। और चाइना का इसको शुरू करने का पर्पस ये था कि हम फाइनेंस देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और क्या करने के लिए, और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। कहाँ पे? एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में। देखिए, इसको देखा जाता है कि एशिया का रिस्पांस वेस्टर्न डोमिनेटेड, जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, जो पहले हमने बताया, तो उस, या वर्ल्ड बैंक जो मैंने आपको बताया, तो उसके रिस्पांस में ये निकाल दिया चाइना ने, क्योंकि वहां पे वेस्ट की ज्यादा डोमिनेंस है। समझे? इस बैंक का हेडक्वार्टर, AIBB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है और ऑफिशियली इसने काम करना शुरू कर दिया है 2016 से। अभी इसके अंदर जो है वो 76 सिग्नेटरीज हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और माना जा रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है शेयर होल्डर भी है आफ्टर चाइना। तो ये हमने कुछ कहानी पढ़ी सारे बैंक्स के बारे में। So if you like the video, do like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can also join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much. Have a nice day.